आखिर ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये शुरू कैसे हुआ और ये कहाँ तक जा सकता है, ये सब कुछ जानते हैं। और ये सब कुछ जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं समय में। अब हम हैं 1922 में, जब सब कुछ अच्छा है और रशिया पार्ट है यूएसएसआर का। 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो भी वहाँ की गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी वहाँ पे यूनियंस थे, जो भी वहाँ पे रिपब्लिक स्टेट्स थे, उनको ज्वाइन किया जाए और बनाया जाए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और जो बड़े लीडर थे उस समय के, उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। और इस एरा को कहते थे एरा ऑफ स्टैग्नेशन। अब तक सब बढ़िया चल रहा था। जो गड़बड़ शुरू होती है वो होती है जर्मनी की वजह से, जब एडोल्फ हिटलर अटैक करते हैं रशिया को इन वर्ल्ड वॉर 2। वो अलग बात है कि फाइनली रशिया जिस टीम की तरफ से खेल रहे थे वो जीत जाती है, लेकिन उसका जो बड़ा प्लेयर साबित होता है वो होता है यूएसए। और रशिया खुद को अमेरिका के बराबर लाने के लिए खुद भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू करता है और 1949 के आसपास वो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। 1945 से 1990 का जो साल है, वहाँ रशिया अपनी इकोनॉमी पे बहुत अच्छा ध्यान नहीं दे पाता है और उसकी इकोनॉमी लगातार कमज़ोर होती जाती है। और 1998 आते आते रशिया की हालत ये हो जाती है कि वो आईएमएफ से लिया हुआ $2 बिलियन का लोन चुकाने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं लोन चुकाने के लिए। यहाँ एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की, जो स्टालिन के ही तरह यूएसएसआर को फिर से एक करना चाहते हैं। जो यूक्रेन, क्रीमिया और रोमानिया, ये सारे बेलारूस, ये सारे जो स्टेट्स हैं, सारे जो अलग कंट्रीज़ हैं, उनको ये फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं यूएसएसआर। तो अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन मैटर की, कि आखिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है। तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है अपने वेपन्स पे और ऑयल और गैस पे। और यूरोप रशिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस का ख़रीदार है। जो मोस्ट ऑफ द ऑयल और गैस की पाइपलाइंस हैं वो कहाँ से होके जाती हैं, यूक्रेन से होके जाती हैं। तो रशिया को दूसरे देश से ऑयल एंड गैस भेजने के लिए कुछ ट्रांजिट फ़ीस देनी पड़ती है। तो रशिया ने यूक्रेन के बजाय दूसरे देशों से पाइपलाइन ले जाने की सोची और एक नई स्कीम लेकर आया जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिसमें वो यूक्रेन को बाईपास करते हुए, यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देशों से अपनी एक पाइपलाइन लेकर जा रहे थे। और ये बात यूक्रेन के लिए बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि सिर्फ 25% कम कर देने से, सिर्फ उसकी जितना ऑयल एंड गैस जो उस पाइपलाइन से जाता है यूक्रेन के रास्ते, उसका सिर्फ 25% कम कर देने से यूक्रेन को $2 बिलियन का लॉस हो रहा था ट्रांजिट फीस में। मीन्स उसको $8 बिलियन टोटल मिलते थे ट्रांजिट फीस में 2020 में। अब यहाँ एंट्री हो जाती है अमेरिका की, जो चाहता है कि रशिया नहीं, अमेरिका सबसे बड़ा गैस का प्लेयर हो यूरोप में, कि यूरोपियन मार्केट गैस और एनर्जी के में बहुत रिच है। वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है, पर रशिया सस्ती कीमत पे वो गैस अवेलेबल करा दे रहा था, इसलिए अमेरिका यहाँ पे बीच में नहीं आ पा रहा था। तो अब वो चढ़ाना शुरू करता है यूक्रेन को और उससे कहता है कि तुम अपनी ट्रांजिट फीस बढ़ाओ ताकि गैस के दाम बढ़ें, ताकि तुम्हारे पास और पैसा है। इसमें फ़ायदा अमेरिका का होने वाला था, क्योंकि जब ट्रांजिट फीस बढ़ेगी, गैस के दाम महंगे होंगे, तो अमेरिका भी इसमें अपना सस्ता गैस लेकर यूरोप में डंप करना शुरू करेगा। और इसीलिए रशिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 लेकर आया था। पर अमेरिका ईजिली नॉर्ड स्ट्रीम 2 को मान्यता नहीं दिलवाना चाह रहा था बाकी यूरोपियन देशों से। तो उसने क्रिएट किया ये यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट। अब उसने क्या किया, उसने यूक्रेन को कहा कि भाई तुम नाटो में शामिल हो जाओ, हम तुमको सेफ्टी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है नहीं। मान लेते हैं कल रशिया तुम पे अटैक करता है तो तुमको कौन प्रिजर्व करेगा। वैसे आपको बता दूं, बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1994 में, जिसमें यूएस, यूके और रशिया ये गए थे यूक्रेन के पास और उससे कहा था कि भाई तुम अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दो और बदले में हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी। अब आज आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। उसका प्रोटेक्शन देने तो कोई आ नहीं रहा है, ऊपर से उनमें से एक खुद ही अटैक कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अमेरिका ने उसको कहा कि तुम नाटो में शामिल हो जाओ और हम तुमको नाटो की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। यूक्रेन बहुत खुश हो गया, उसको लगा यार मज़ा आ जाएगा, मेरे पास भी कुछ वेपन्स हो जाएंगे हाईटेक। अब ये बात रशिया को चुभ रही थी, क्योंकि इसकी वजह से लगभग उसके बॉर्डर पे लगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ नाटो के मेंबर हो जाएंगी।
और रशिया इसलिए इस चीज़ के अगेंस्ट था। रशिया यूक्रेन को काफ़ी दिनों से मना कर रहा था कि भाई तुम नाटो में मत जाओ। यूक्रेन जिसके प्रेसिडेंट को काफ़ी समझ नहीं है अभी पॉलिटिक्स, समझ नहीं पा रहे थे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। वो सब अमेरिका की प्लानिंग थी कि भाई हम रशिया को फंसा दें किसी न किसी झूठे वॉर में, उस पर तमाम सैंक्शंस लगा दें, उसकी इकोनॉमी ख़राब कर दें और धीरे धीरे एक एक करके अपने कॉम्पिटिटर्स को हराते जाएँ। देखिए, कई लोग ट्रंप को सही मानते हैं, कई लोग बाइडेन को, पर ट्रंप जो थे ना वो फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव मारना पसंद करते थे, और जो बाइडेन है उनको ना बैक फुट पे पुल लगाना अच्छा लगता है। लोग देखते हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। ऐसा नहीं कि वो कोई बिजनेसमैन थे और उठ के आज बन गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह। वो काफ़ी समय से, ओबामा के टाइम से वो वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ओबामा के टाइम में ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं है भाई वो, तो उसकी प्लानिंग है। वो अफगानिस्तान से भी इसलिए हट गया क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका अपने पैसे को फालतू जगह पे खर्च ना करे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, उसकी आर्मी वहाँ झूठ में खड़ी रहती थी, सारे वो वेपन्स दे रहे थे वहाँ पे और पैसे दे रहे थे फालतू के, वहाँ उनको रिटर्न्स के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा था अमेरिका को। तो आते उसने जो पहला काम किया वो ये किया कि भाई अफगानिस्तान से आर्मी हटा लो अपनी। और अब आप ये देख रहे हैं रशिया के साथ, जहाँ वो रशिया को फंसा रहा है एक झूठी मैटर में, जहाँ पे रशिया का इंटेंशन ही नहीं था कभी यूक्रेन पे हमला करने का। उसका इंटेंशन था कि हम भाई कुछ आर्मी भेजेंगे, यूक्रेन के लोग थोड़े से रशिया की तरफ झुकाव रखते हैं तो कुछ उसमें से रशिया की तरफ हो जाएंगे, कुछ डर जाएंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स तो है नहीं तो हद से हद ये 2-4 दिन चलेंगे। उसके बाद हम इस कंट्री में प्रेसिडेंट्स को चेंज करेंगे और कोई जो रशिया के फेवर वाला प्रेसिडेंट होगा, जो रशिया की तरफ झुकाव रखता होगा, उसको वहाँ पे बैठाएंगे और चुपचाप अपने देश वापस लौट जाएंगे। लेकिन पहले तो इन्होंने मजबूर किया रशिया को अटैक करने पे, और फिर जब एक बार रशिया ने अटैक कर दिया तो पहले तो आगे नहीं आए कूद के। अब जब रशिया ने अटैक कर दिया तो ये फिर पीछे से ये और इनके नाटो के मेंबर्स सारे वेपन्स और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि यूक्रेन इस मैटर में अकेला है। मेनली ये वॉर रशिया वर्सेस यूक्रेन है ही नहीं, ये वॉर है रशिया वर्सेस अमेरिका। और आप इस बाइडेन जो हैं उनके दिमाग का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हो कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पहले सीक्रेट सर्विस में थे। सीक्रेट सर्विस में होने के बावजूद ये बंदा बाइडेन जो है वो इतनी आसानी से उसको पागल बना के निकल गया। आज बाइडेन बिल्कुल फंस चुके हैं। लगभग दुनिया का हर देश, अगर मैं कुछ जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कुछ को छोड़ दूँ, बेलारूस कुछ को छोड़ दूँ, तो ये सारे ही रशिया के अगेंस्ट हो गए। तो कितनी चालाकी से बाइडेन ने उसको फंसा दिया। और अब तमाम तरह के सैंक्शन, जिसमें आप देखोगे कि स्विफ्ट लगा दिया, और लगभग वहाँ की अमेरिका की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने कह दिया कि हम पेमेंट देंगे ही नहीं। जैसे यूट्यूब ने कहा कि हम तो कोई पैसा देने ही नहीं वाले रशियंस को, यूट्यूब पे जो भी कमाई होगी उसकी। फेसबुक ने कई पोस्ट डाउन कर दिए, यूट्यूब ने कई वीडियोज़ डाउन कर दिए। तो लगभग देखिए स्टारलिंक यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे इलॉन मस्क भैया हैं। तो और इवन जो नॉर्ड स्ट्रीम वाला प्रोजेक्ट था उस कंपनी ने भी बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। तो रशिया हर तरफ से फंसता ही जा रहा है। कितनी चालाकी से नेटो ने रशिया को यहाँ पे फंसा लिया। अब रशिया के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ से अगर वो पीछे हटता है तो फिर वो नाटो का मेंबर हो जाएगा, और अगर यहाँ से वो जारी रखता है, आगे रखता है, तो उसकी इकोनॉमी गई। अगर ये वॉर 2-4 दिन और चल जाती है तो रशिया को इकोनॉमी कहने लायक कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास। उसका रूबल जिस स्पीड से गिर रहा है वो आप जानते ही हैं। उसने अपनी स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया, कहा कि वहाँ ट्रेडिंग नहीं होगी, आप रूबल और डॉलर में चेंज नहीं कर सकते, अभी चुपचाप बैठे रहो। यहाँ तक कि जो स्विफ्ट वाला सैंक्शन लगा है उसमें यह है कि आप कोई भी डॉलर में कर ही नहीं सकते ट्रेड, और जबकि वर्ल्ड के जितने भी ट्रेड होते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड डॉलर्स में होते हैं। तो रशिया के सारे जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, जो कि इंडिया से भी ज़्यादा हैं फॉरेन रिजर्व्स में, वो सारे अब पड़े हो गए, कागज़ की तरह हो गए वो, जब तक कि अब ये सैंक्शंस हटते नहीं। और ऐसा नहीं कि जैसे ही रशिया अपनी आर्मी वापस बुलाएगी वैसे ही सैंक्शंस हट जाएंगे। यही तो मैटर है। मैटर ये है कि अगर वो जीत जाती है रशिया की आर्मी तो भी सैंक्शंस नहीं हटने वाले, और अगर हार गई तो फिर इसे अमेरिका के पास भीख मांगने जाना होगा कि यार प्लीज़ मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए वो हटा लो, अब तो मैंने सेना भी वापस बुला ली है। कम से कम अगर वो जीत जाता है तो एक कह सकता है कि भाई ठीक है, हम अटैक नहीं करेंगे, हम वहाँ पे एक दूसरा प्रेसिडेंट चेंज करते हैं, हम अपने देश वापस लौटते हैं, तुम वो सैंक्शंस हटा लो बस। तो ये खेला बहुत बड़ा है, और ये खेला खेल गए हमारे बाइडेन साहब, और यहाँ बीच में फंस गया पुतिन। तो ऐसा नहीं कि सभी देशों को इससे नुकसान ही है, कुछ देश ऐसे हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं, जैसे इंडिया, चाइना को सबसे अधिक मज़ा आ रहा है।
उसने तो एक बार बोला भी नहीं कि सही है या गलत। इंडिया को भी कोई खासा नुकसान नहीं है। हाँ, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, पर इंडिया के लिए ये प्राइम टाइम होगा जिसमें वो रुपी और रूबल में ट्रेड कर सकता है। मीन्स यहाँ डॉलर की ज़रूरत ही नहीं होगी। रशिया तो वैसे भी डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता। अब क्या होगा, रुपी और रूबल में ट्रेड करने से क्या होगा कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है रूबल की कंपैरिजन में। तो हमें जो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जैसे ऑयल तो हम कम इंपोर्ट करते हैं, वेपन्स मान लेते हैं, तो वेपन्स हमें सस्ती कीमत पे मिल जाएंगे। तो इंडिया के लिए ये एक मेजर बेनिफिट है। चाइना ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। चाइना जो है वो दूसरा सबसे अधिक ऑयल रशिया से खरीदता है, तो उसको भी बेनिफिट है। वो भी सस्ती कीमत पे अच्छे खासे तेल उठा के बैठ सकता है। तो कुछ देशों को फ़ायदा भी है। जो मेन नुकसान है वो है यूक्रेन की जनता का और रशिया का, क्योंकि अगर यहाँ रशिया हार जाता है तो उसे मिलेगा सैंक्शन प्लस नेक्स्ट लेवल बेइज्जती, और अगर जीत भी जाता है तो उसे मिलेगा युद्ध में बर्बाद हुआ एक देश। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। टेक केयर टिल देन।